Okay, let's start. So yesterday we have seen about prism. है ना? Yesterday we have seen about prism. ये prism में मैंने आपको in prism I have told you to remember 2-3 things. Just we will just revise it. ठीक है? सबसे पहले ये आई है, ये आर है, ये आर डैश है, ये ई है, ये डेल्टा है, ये ए है ना? सर आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा पहला। दूसरा ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। सर व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, आई इक्वल टू ई, आर इक्वल टू आर डैश। यहाँ से मेरे पास म्यू आ जाता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन आर बाई 2। सर ग्राफ की बात करूँ मैं तो सर इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे बनता है। तो मिनिमम होता है आई इक्वल टू ई पे, बाकी ये आई है, ये ई है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे आई है। ये चार चीज़ें मैंने आपको बोली थी जो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और थिन प्रिज्म की बात होगी तो डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना? यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड, है ना? यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम आगे पढ़ते हैं। ओके चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्रिज्म पे, थोड़ा सा समझ में आएगा कि सर इसको हमको यूज कैसे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपके पास। द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट at a refracting surface of a prism is 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एंगल ए दिया दिया 60 डिग्री। ठीक है, बोलता है कि इफ द रे सफर्स मिनिमम इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म थ्रू द प्रिज्म। तो आपसे पूछा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये दो चीज पूछी है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन है 45 डिग्री और √2। ऑप्शन बी है 30 डिग्री और 1/√2। ऑप्शन सी है 45 डिग्री और 1/√2। ऑप्शन डी है 30 डिग्री और √2। चलो बताओ। √2। क्या कौन सा ऑप्शन हुआ ABCD में? अच्छा, डी 30, √2। 30 डिग्री और √2, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करो। द रिफ्रैक्टिव द रिफ्रैक्टिंग एंगल द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म is A and refractive index sorry refractive index of prism is cot A by 2 cot A by 2। ठीक है, आपसे पूछा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज डेल्टा एम पूछा है। ऑप्शन ए है 90 माइनस ए, ऑप्शन बी है 180 प्लस 2a, ऑप्शन सी है 180 माइनस 3a, ऑप्शन डी है 180 माइनस 2a। चलो बताओ। 180 minus 280. 180 माइनस 2। ठीक है, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, बाकी प्रिज्म वाले क्वेश्चन आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, उसी से क्वेश्चन आते हैं, उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा इसमें। और हम आते हैं डिस्पर्जन पे। सर डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई जब मैं प्रिज्म में एक वाइट लाइट मैंने फेंका, जब मैंने प्रिज्म पे एक वाइट लाइट यहाँ से क्या कौन सी लाइट आ रही है? वाइट लाइट। तो क्या होता है कि ये जो लाइट होती है ना, वाइट लाइट, ये जो वाइट लाइट है जब अंदर गई, जब इस प्रिज्म के अंदर गई, तो ये अपने सात, है ना, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं विद योर। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको सातों के सातों लाइट दिख जाएंगे। विद योर, VIBGYOR। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से होता है आपका ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज, आर से होता है रेड। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डेविएशन सबसे ज्यादा डेविएशन आपको किस में दिख रहा है? वायोलेट में। और सबसे कम डेविएशन किस में दिख रहा है? रेड में। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? सर डेल्टा, जो डेविएशन ऑफ वायोलेट है वो ज्यादा है डेल्टा ड्यू टू रेड। ठीक है, डेल्टा जो वायलेट में है वो
सबसे ज्यादा है डेल्टा जो है रेड में। कहीं ये दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? ठीक है। अब अब एक और चीज है सर, डेल्टा होता है हमारे पास सर म्यू माइनस वन इंटू ए, है ना। सर डेल्टा अगर वायोलेट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब म्यू ऑफ वायोलेट वो भी ज्यादा होगा सबसे ज्यादा म्यू ऑफ रेड। सर म्यू और लेमडा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, म्यू ऑफ रेड विल बी ग्रेटर देन लेमडा, लेमडा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ वायलेट। ठीक है। हाँ सर। सर सी होता है ना न्यू लेमडा, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू बी, सी अपॉन बी। तो यहाँ से ये क्या आ गया, म्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा। ठीक है। म्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज एग्जाम में आ जाता है कि भाई वायलेट का ज्यादा है डेविएशन कि रेड का है, म्यू किसका ज्यादा है, म्यू किसका कम है, लेमडा किसका ज्यादा, लेमडा किसका कम है। सिंपल सा चीज है, ये बनाओ प्रिज्म से। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएशन किस में वाला है, वायलेट में, सबसे लेमडा सबसे ज्यादा हो गया। तो लेमडा सबसे ज्यादा हो गया तो सर इस फॉर्मूला से जो लेमडा और म्यू क्या प्रोपोर्शनल है, अगर लेमडा ज्यादा है तो म्यू भी ज्यादा है, तो सर म्यू जिसका ज्यादा होगा लेमडा उसका कम होगा। सिंपल सा चीजें, कभी भी वो नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका जो लाल कलर है, जो रेड कलर है, जो रेड कलर है, रेड जो रेड आपके पास रेड कलर है, ये सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है। और वायलेट जो होता है वो डेविएट होता है सबसे मोस्ट, सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा डेविएट होता है आपका वायलेट। अब मैं, अगर मान लो मैंने एक प्रिज्म ऐसे लगाया और एक प्रिज्म उल्टा लगा दिया, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट पास कराई, तो होगा क्या सर, ये जो लाइट होगी ये तो अपने 7 कलर में बढ़ जाएगी, आर और वायलेट। ये आर और वायलेट ऐसे ट्रेवल करेंगे इसके अंदर, वापस प्रिज्म के अंदर जाएगी, वापस क्या मिल जाएगी आपको, वाइट लाइट। ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास, ठीक है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको दो चीज पढ़नी है। पहला हमको पढ़ना है सर, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, तो दूसरा हमको पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। पहला हमको पढ़ना है एंगुलर डिस्पर्जन और दूसरा हमको पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, द एंगुलर सेपरेशन, समझना, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स इन द स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, उसमें जो दो एक्सट्रीम कलर के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो अगर मैं एंगुलर डिस्पर्जन की बात करूं, इस एंगुलर डिस्पर्जन की बात करूं, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, ये क्या होगा सर,
टू एक्सट्रीम कलर्स कलर्स क्या है आपके पास, दो एक्सट्रीम कलर्स क्या है आपके पास, वायोलेट और रेड। मतलब सर डेल्टा वी जो सबसे सबसे ज्यादा मेरे पास डेविएट हो रहा है, माइनस डेल्टा आर कर दूंगा मैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा एंगुलर डिस्पर्जन मिल जाएगा। अब सर डेल्टा वी क्या होगा सर, म्यू वी माइनस वन इंटू ए। सर लेमडा आर क्या होगा सर, सॉरी डेल्टा आर क्या होगा सर, म्यू आर माइनस वन इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये आपको क्या मिल गया, एंगुलर डिस्पर्जन। ये आपको क्या मिल गया, एंगुलर डिस्पर्जन। अब इसी का भाई है आपका डिस्पर्सिव पावर। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये होता है आपका एंगुलर डिस्पर्जन जो आपने निकाला है, एंगुलर डिस्पर्जन जो निकाला है अपॉन अपॉन मीन डेविएशन। मतलब जो आपका थीटा जो आया है अभी, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और मीन डेविएशन मतलब डेल्टा, तो जो नॉर्मल डेल्टा है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये आ गया म्यू माइनस वन इंटू ए। तो आपका यहाँ से डिस्पर्सिव पावर क्या आ गया, ए कट गया, तो यहाँ से आपका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा कितना आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो इस पे। टू स्मॉल एंगल प्रिज्म, टू स्मॉल एंगल प्रिज्म ए एंड बी, ए एंड बी deviate the deviate the blue rays by 6 degree and 8 degree and 8 degree, and the red rays by 4 degree and 6 degree respectively। ठीक है, आपसे पूछा है कि भाई विच प्रिज्म हैज अ ग्रेटर डिस्पर्सिव पावर। आपको बताना भाई इन दोनों ए और बी में से किस प्रिज्म का ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को बताओ किसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगा। ए का ज्यादा होगा। ए का कितना आया, वैल्यू कितनी आई, 0.4 ऐसा कुछ जीरो आता था। 0.4। ठीक है, ठीक। यहाँ पे जब मैंने अभी अभी जो मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने दो प्रिज्म को मिलाया था, यहाँ अब मैं इस टॉपिक पे दोबारा आता हूँ कि अभी आपने देखा कि सर यहाँ से जो व्हाइट लाइट गई वो व्हाइट लाइट वापस आ गई। मतलब मतलब क्या हुआ सर, इनका जो डेल्टा था वो क्या आ रहा है, जीरो, डेविएशन नहीं हो रहा है। मान लो इसमें ये मेरा वन है, ये मेरा टू है, मतलब क्या हुआ सर, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू जीरो। या मैं लिख सकता हूँ सर डेल्टा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा टू। ठीक है, डेल्टा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा टू। ठीक है,
ठीक है सर। ठीक है। और रही बात मेरे थीटा की, थीटा क्या था आपका? एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, अब मुझे एक चीज बताओ, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो सर मान लो इसमें से जो इसका जो थीटा होगा, मान लो यहाँ पे जो टोटल थीटा जो होगा, टोटल थीटा जो होगा वो क्या होगा? थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू। तो टोटल थीटा जो होगा, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, दिस इज अ केस ऑफ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, है ना? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इस वाले केस में जो आपका टोटल जो एंगुलर डिस्पर्स जो आपका एंगुलर डिस्पर्सन आ रहा है, इट इज थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ देखो, देखो भाई यहाँ से कहाँ गया इसको? भाई यहाँ पे कुछ थीटा होगा, यहाँ पे कुछ थीटा वन होगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ थीटा टू होगा। जरूरी नहीं है कि भाई ये जो थीटा वन है और ये जो थीटा टू है वो दोनों इक्वल हो। टोटल थीटा इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू। इसका थीटा वन निकाल लो, इसका थीटा टू निकाल लो। बट जरूरी नहीं है कि भाई ये जिस एंगल पे डेल्टा वी मैंने डेल्टा आर जो गया है, और फिर यहाँ पे जो ये मिल रहा है, ये दोनों का दोनों एंगल सेम और इक्वल हो। जैसे मैंने डेल्टा के बारे में लिखा, टोटल थीटा इज थीटा वन प्लस थीटा टू, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि भाई जो थीटा वन और थीटा टू है वो आपका सेम हो जाए, थीटा वन इज इक्वल टू माइनस थीटा टू हो जाए। इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, बट जो आपका टोटल डेविएशन है वो तो जीरो आएगा। जो टोटल डेविएशन क्या होता है, डेल्टा वी माइनस ये जो ये है, वो तो आपका जीरो आएगा। ठीक है। ठीक है भाई, हाँ तो सर। हमने एंगुलर डिस्पर्सन पढ़ लिया, हमने डिस्पर्सिंग पावर पढ़ लिया। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हाँ, टू प्रिज्म, वन ऑफ क्राउन ग्लास ऑफ एंगल ए एंड another of flint glass of angle A are placed in contact। ठीक है, दो प्रिज्म को लिया, उनको मैंने एक दूसरे के साथ मिला दिया, साथ में मिला। बोलता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द कंडीशन ऑफ नेट एंगुलर डिस्पर्जन इज जीरो। क्वेश्चन में लिख के दे दिया है कि जो नेट एंगुलर डिस्पर्जन है वो जीरो है, इज जीरो, इज, वो आपसे कंडीशन पूछा है क्या है। और आपको ऑप्शन ए दे दिया है, आपको ऑप्शन ए दे दिया है कि भाई ए, सॉरी यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ए डैश है। ठीक है, ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू म्यू, म्यू आर, म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन म्यू आर डैश प्लस म्यू वी डैश। ठीक है, ऑप्शन बी है ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ऑप्शन सी दे दिया है ए डैश अपॉन ए इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वी अपॉन म्यू आर डैश प्लस म्यू वी डैश। ऑप्शन डी है ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर। ठीक है, जो जो मेरा पहला वाला प्रिज्म है उसमें म्यू वी म्यू म्यू आर ले लो, और जो दूसरा वाला प्रिज्म है उसमें उसमें म्यू वी डैश और म्यू आर डैश है।
म्यू वी डैश है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, और म्यू आर डैश है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर फॉर स्क्रीन क्लास। ठीक है, इसके लिए म्यू वी और म्यू आर है, और इसके लिए म्यू वी डैश है और म्यू आर डैश। चलो अब बताओ, क्वेश्चन में बोल दिया है भाई, देखो क्वेश्चन में बोल दिया द कंडीशन ऑफ नेट एंगुलर डिस्पर्सन इज जीरो। इवन नेट एंगुलर डिस्पर्सन जीरो है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? और नेट एंगुलर डिस्पर्सन जीरो करना मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू शुड बी इक्वल टू जीरो, और थीटा वन शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा टू। थीटा वन का वैल्यू लिखो, थीटा टू का वैल्यू लिखो, देखो देखो क्या क्या कट रहा है बट रहा है, और निकाल दो आंसर। थीटा वन क्या होता है? थीटा वन कितना होगा थीटा वन? थीटा वन होगा ना म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, हाँ और और थीटा टू वन म्यू में क्या नॉट। आएगा? म्यू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। हाँ करेक्ट। हाँ। अब आपसे पूछा है कंडीशन कौन सी मीट हो रही है? कंडीशन कौन सी मीट हो रही है भाई? अ, यहाँ पे एक माइनस है, मिनट। सॉरी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हाँ आपके पास आ जाएगा, अगर मैं करूँ ए डैश अपॉन ए, तो आ जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश माइनस म्यू बी माइनस म्यू आर हाँ, म्यू बी डैश बी आ गया। ठीक है, ठीक है फिर। ये तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही पूछ लेगा कि इस कंडीशन में क्या आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसमें, थोड़ा बायोलॉजी पे आ जाते हैं, इसमें थोड़ा इसमें बायो का भी सॉरी। ठीक है, आई के लिए इसमें हमको पढ़ना होता है सर, मायोपिया कब होता है और हाइपरमेट्रोपिया कब होता है। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब ये होता है कि सर आई के बारे में, मायोपिया का मतलब ये होता है कि भाई बंदा जो है ना, बंदा जो है वो पास की चीजें को तो देख लेता है, पास की चीजें है वो देख लेता है, बट जो दूर की चीजें है ना वो नहीं दिखता है उसको। इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब नियर वाली चीजें दिख जाती है, बट बाहर बट दूर की चीजें नहीं दिखती। तो ये यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं नियर और फार अवे। नियर में दिख जाता है, फार अवे नहीं दिखता। ठीक है, याद करने का तरीका है कि यंग लोग जैसे हम लोग हैं, यंग लोगों में क्या दिक्कत होती है? जैसे पास की चीजें तो हम देख लेते हैं, बट जो दूर की चीजें होती है जैसे टीवी में दिखता नहीं है ना, टीवी में कुछ दिखता नहीं है, तो वो होता है। जैसे याद रखो कि यंग लोगों में होता है मायोपिया। जैसे अपना एग्जांपल ले लो, जैसे मुझे मायोपिया है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मुझे दूर की चीजें नहीं दिखती है, मुझे पास की चीजें दिख जाती है। कभी वो नहीं, उल्टा नहीं करोगे, है ना? हाइपर मेट्रोपिया क्या, इसका उल्टा है। मतलब दूर की चीजें तो दिख जाती है, बट पास की चीजें नहीं दिखती है। ये एज जो हाइपरमेट्रोपिया है वो एज के साथ होता है। जैसे जो हमारे मम्मी पापा के एज जो लोग हैं, 50 60 में जब लोग जाते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वो दूर की चीजें तो देख लेते हैं, पास की चीजें नहीं देखते। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त वो अब चश्मा लगाते हैं, तब तब उनको दिखता है ना? तो ये सब ऐसे याद रखो। ठीक है, याद रहेगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनमें गलती मत करना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पास है कि दूर है कि पास है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है। अपने को मायोपिया मतलब खुद का एग्जांपल ले लो, हाइपरमेट्रोपिया मतलब पेरेंट्स का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मायोपिया, मायोपिया में हम क्या यूज करते हैं? मायोपिया में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अपनी विजन को दूर का देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका? कन्वर्जिंग होता है नेचर में ना, कन्वर्जिंग होता है नेचर में। कॉनकेव लेंस कैसा होता है भाई?
डाइवर्जिंग इन नेचर, है ना। तो दूर का नहीं दिख रहा है, इसलिए तो हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं ताकि दूर चीज दिखे। कन्वेक्स वाला बार क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए हम यूज करते हैं ताकि पास की चीज दिखे। ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर। ठीक है, ऑप्शन है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस causes a ray of light to converge. For this reason, for this reason, it may be, it may be used to correct. Option A, near sightedness. Option B, far sightedness. Option C, astigmatism. Option D, all of these. बताओ कौन से क्या होगा। इसका आंसर फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है मतलब कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज मतलब हमको पास की चीज नहीं दिख रही है। पास की चीज नहीं दिख रही मतलब मेरे को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कौन सा पावर ऑफ लेंस यूज करोगे। द पावर ऑफ लेंस टू करेक्ट द विजन इज। ऑप्शन ए -2D, ऑप्शन बी +2D, ऑप्शन सी -0.8D, ऑप्शन डी है +0.8D। चलो बताओ। -80, -0.80। -0.8, ठीक है। -0.8। क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मायोपिया, इन केस ऑफ इन केस ऑफ मायोपिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, द इमेज ऑफ द इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ऑप्शन बी है, द इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। सी, a concave lens should be used for correction. Option D है all of the both A
both B and C, both B and C. बताओ। both हाँ, ठीक है। both B and C. और बहुत बी एच है। मायोपिया के केस में, मायोपिया के केस में जो इमेज होता है इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, रेटिना के क्या बोलते हैं, फ्रंट में क्या होता है, आपका इमेज बनता है। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, इमेज जो है वो पीछे बनता है आपके रेटिना। इसको मैं अगर थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में बनाऊं तो मान लो ये आपकी आंख है। ठीक है, ये आपकी, मान लो यहाँ पे मायोपिया को सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका आँख, ये मान लो ये आपका आँख का लेंस है। ठीक है, आपकी आँख की लेंस है, यहाँ से लाइट आई। अच्छा, तो इमेज जो है, इमेज जो है आपकी कहाँ बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको, इसी चीज को सही करने के लिए, इसी चीज को सही करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। तो उससे अब होगा क्या, जो रेज ऑफ लाइट है वो आपकी यहाँ पे फोकस हो जाएगी। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपी में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपी वाले केस में इमेज यहाँ पे बनेगा। फिर हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो उससे क्या होता है, इमेज फिर रेटिना पे बनेगा। ठीक है। ठीक है, इसी में एक और टर्म आ जाता है प्रेस बायोपिया। आपने सुना होगा प्रेस बायोपिया। एक है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या है, वो सेम जो हाइपरमेट्रोपिया है वही है, सिमिलर टू सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। बस ये एल्डर, एल्डर लोगों में होता है, एल्डर पर्सन में होता है। तो एल्डर लोगों को हम उसका बस नाम अलग कर देते हैं, बोल देते हैं कि भाई प्रेस बायोपिया है। ठीक है, सेम हम इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से हम सही कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड टू करेक्ट इट। ठीक है, एल्डर लोगों में क्या होता है, उनके जो जो मसल्स होते हैं ना वो थोड़े वीक हो जाते हैं, स्टिफन हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आई लेंस जो होता है ना वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है। तो वही है हमारा प्रेस वैल्यू, बस नेम है बस। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि सर ऐसी कंडीशन, डिफेक्ट ऑफ अ विजन, ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन नियर बाय का भी नहीं देख पाता है सही से और फार का भी नहीं देख पाता है सही से। पर्सन कैन नॉट, नियर बाय का भी नहीं देख सकता है और फार का भी नहीं देख सकता। पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली सी बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो मतलब सॉरी, पास और दूर का नहीं, सॉरी, ऐसा वो है कि अ पर्सन कैन नॉट सी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू। एक होता है ना हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू नहीं देख पा रहा है ड्यू टू सम डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू, both both view he cannot, he is not able to clearly see। ठीक है, इसको हम कैसे सही करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, इसके लिए अलग से लेंस आता है, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस।
ठीक है, एक लेंथ सिलेंड्रिकल होना चाहिए। ये बेसिकली बीमारी है तो मतलब होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो। ठीक है, अब हमारा आता है माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं सीधा हम, जो जिसको हमको थोड़ा सा पढ़ना है। सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, मैग्नीफाई करना। है ना, माइक्रोस्कोप का काम क्या है भाई, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई करना है मतलब, मैग्नीफाई करना मतलब हम इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, it is just a convex lens of focal length, of short focal length. It is nothing but a convex lens of short focal length। ठीक है, जो जब हम उसको अपने आंखों से क्लोज रखते हैं। आ जाओ सीधा इसकी, ऐसा ये लेंस है मेरे पास। ठीक है, ये इसका, ये बढ़िया सा आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो यहाँ से ऐसे होगा। यहाँ पे आपकी आंख है, यहाँ पे आप अपनी आंख से देख रहे हो। तो सेम जो ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप पीछे एक्स्ट्रा पोलेट करोगे, उसको अगर आप पीछे ऐसा वो करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको जो सेम जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ऐसे दिख जाएगा, मैग्नीफाई होता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर आपकी आंखों से आपको दिखेगा इतना बड़ा। ठीक है, ये था ए बी, तो ये आपको जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा इतना बड़ा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन। ये जो ऑब्जेक्ट जो मैंने प्लेस किया, वो मैंने प्लेस किया था फोकस और ओ के बीच में। फोकस और ओ के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। तो आपको जो इमेज मिला है वो कैसे मिला है, वल्चुअर इरेक्ट एंड मैग्नीफाई, मैग्नीफाइड इमेज में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अपने को पढ़ना होता है मैग्नीफाइंग पावर। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल जो इमेज बना रहा है अपॉन ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड, जो रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय, एंगल सबटेंड subtended by the image upon angle subtended by the object। जैसे इमेज और ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है सर। सर इसमें अगर मैं मार्क करूं, मार्क कर देता हूँ। सर ये जो ऑब्जेक्ट के साथ जो, ये तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है, तो वो मैं ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ अल्फा। और इमेज के साथ मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको मैं अगर यहाँ पे लेके जाऊँ, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है अल्फा, और इमेज के साथ बन रहा है बीटा। नाम दे देता हूँ अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा कितना हो जाएगा भाई, नाम देने की, नाम 10 बीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन
टेन बीटा, टेन बीटा आ जाएगा, सॉरी ए बी अपॉन बी ओ, टेन बीटा आ गया मेरे पास ए बी अपॉन बी ओ, और अल्फा आ गया मेरे पास पीछे वाला। ठीक है, मान लो इसको ये है ना, इसको मैं ए डबल डैश ले लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास ए डबल डैश बी डैश अपॉन अपॉन बी डैश ओ। ठीक है, ठीक है, ए डबल डैश बी डैश तो ए बी के बराबर ही है, तो ए बी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, बी डैश ओ अपॉन बी डैश ओ अपॉन बी। ठीक है, बी डैश ओ अपॉन बी, मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया डी, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया डी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एम कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास एम आ गया बढ़िया सा माइनस डी अपॉन माइनस एक्स, कट गया, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गया डी अपॉन एक्स, एम आ गया डी अपॉन। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ से जो मेरा जो इमेज जो यहाँ पे आया है, यही मेरा v, जो v है मेरा माइनस डी के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ लगा दूँ, उसको सॉल्व करूँ, तो उसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन माइनस डी, तो यू क्या मेरा वन अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पे ले जाओ, वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो डी अपॉन एक्स, डी और डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा डी अपॉन एक्स इक्वल टू वन प्लस डी बाई एक्स। तो डी अपॉन एक्स क्या था मेरा, डी अपॉन एक्स था मेरा एम, तो यहाँ से मेरे पास एम का फॉर्मूला आ जाता है वन प्लस डी अपॉन, एम का फॉर्मूला आ जाता है वन प्लस डी अपॉन। ठीक है, एम इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन। ठीक है, बाकी 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 इतना आता नहीं है, टेलीस्कोप टेलीस्कोप सबके बस जो मैग्नीफाइंग पावर है बस वो याद रखो, एम जो आ रहा है बुक में देख लेना, जो एम है वो आता है, बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, बाकी बस मैग्नीफाइंग पावर एम डी अपॉन एफ किसका होता है, वन प्लस डी बाई एफ किसका होता है, ये सब वो वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि सर एम, जो एम होता है मैग्नीफाइंग पावर, अपना आ गया एम इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ। ठीक है, इसमें एक और आता है, इसमें एक और आता है, एक और इसमें वैरायटी है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में, अभी तो आपने देखा कि भाई इमेज बन गया मेरा यहाँ पे बन चुका है। अगर इमेज इसमें बने ना, इमेज एकदम इंफिनिटी पे बन रही है, तो उस केस में आपका जो ये बनता है मैग्नीफाइंग पावर कितना आता है ना, इस वाले केस में देखते हैं जब सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, सेम सेम है। अब क्या हो रहा है, ये मेरा माइक्रोस्कोप है, ये आपने लिया ऑब्जेक्ट, पास में लिया ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से जो लाइट जा रही है ना वो सीधा चली गई, सॉरी, अरे यार ये कर दूंगा, कट गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ से जो लाइट थी वैसे चली गई, तो ये जो लाइट है ना वो पैरेलल यहाँ पे चलेगी, अब मिलेगी नहीं, अब मिलेगी नहीं ना, अब मिलेगी ना,
इस वाले केस में क्या हो गया, और आपका आँख, आपकी आँख यहाँ पे आई, आपकी जो आँख है ये चली गई इंफिनिटी पे, ये चली गई इंफिनिटी पे। ये ऑब्जेक्ट था, समझो ये बीटा है, तो भाई ये भी बीटा हो गया। यहाँ से मैं अगर m की बात करूँ, मैग्नीफाइंग फैक्टर, m क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल बीटा अपन अल्फा होता है, या टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा होता है, ठीक है। अल्फा बीटा सबसे होता है। यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से मुझे बताओ टेन बीटा कितना होगा, मान लो टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा क्या होता है, मान लो ये ए और बी है, ये ओ है, इसका हाइट एच है, और ये फोकल लेंथ मान लो ये एफ है, स्मॉल एफ। यहाँ से टेन बीटा कितना आ गया, एच अपॉन एफ। यहाँ तो से मैं बात करूँ टेन बीटा कितना आ गया, एच अपॉन एफ। अब हम बात करते हैं अल्फा की, अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा की बात कर लेते हैं। अल्फा की बात, मान लो ये ऑब्जेक्ट था आपका, है ना, मान लो आपकी आंख है यहाँ पे, ये आपकी आंख है यहाँ पे, और ये एंगल है अल्फा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो बीटा क्या था, बीटा था आपका, बीटा था आपका, बीटा था इमेज और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, बीटा, जो इमेज पे बन रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमने ले लिया। बट जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या माना हुआ है, डिस्टेंस डी पे, डिस्टेंस पे डी पे, ऑब्जेक्ट एकदम नियर पॉइंट, मतलब बहुत नियर है। तो देन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पे है, जब यहाँ इस वाले केस में देखो, जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम एफ डिस्टेंस पे है, तो मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा है, इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, मेरा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। अगर इस वाले केस में मैं ये डिस्टेंस डी ले लूँ, तो ये हाइट का एच है, तो यहाँ से मेरे पास टेन अल्फा कितना आ जाएगा, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी, ठीक है, एच अपॉन डी। अब मेरे पास दोनों केस में, अब यहाँ से मेरे पास दोनों केस आ गए। पहला केस आ गया कि भाई मेरे पास जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा फोकल लेंथ पे है, यहाँ पे है, तो जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा एट ए डिस्टेंस डी है, एट ए डिस्टेंस डी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज एट ए नियर पॉइंट एट ए डिस्टेंस डी। अगर ये डिस्टेंस डी है, तब यहाँ पे बस टेन अल्फा कितना आ गया, एच अपॉन डी। अब मैं यहाँ से अगर मैं दोनों केस में एम निकालूं, इसमें एम निकालूं, एम क्या हो जाएगा, टेन अल्फा अपॉन, सॉरी टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई एच अपॉन एफ, तो ये आ जाएगा एच अपॉन डी। यहाँ से आपके पास मैग्नीफाइंग आ जाता है, एम इक्वल टू डी अपॉन, एम इक्वल टू डी अपॉन, एम इक्वल टू डी अपॉन, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पे जो इमेज जो होगी वो कुछ यहाँ पे बन रही है, फॉर दैट टाइम, टाइम के लिए एम कितना हो गया, डी अपॉन एफ। तो अपने को याद रखना है कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग के दो केस होते हैं। पहला वन प्लस डी बाई एफ, दूसरा डी बाई। बेसिकली बेसिकली एम तो यहाँ पे भी मेरा देखो ना डी बाई एफ ही आया ना, ये तो यहाँ पे भी देखो मैं तो एम कितना आया, डी अपॉन एफ ही आएगा अगर मेरा एक्स एफ है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर मान लो सेम केस है ये वाला जो केस था ना, इन्फिनिटी पे जा रहा है, वो बात वही है। इस वाले केस में देखो, ये मेरा एक्स है या एफ पे ले लिया मैंने, और ये वाला दूर पे है, इस दोनों पे
देखो ये तुम्हें m कितना आ गया, d अपॉन, अगर ये x x है तो क्या आ गया, d अपॉन x। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद रखना है इस वाले केस में सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग फैक्टर होता है d अपॉन f होता है। इतना याद रखो, जेई के लिए, जेई मेंस के लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला यूज करने के लिए आएगा। क्वेश्चन है, आपसे पूछा है द मिनिमम द मिनिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय simple microscope is simple microscope of focal length 5 centimeter is, बताओ। 6. 6 कैसा है, ऑप्शन ले लो, 6 5 4 10। कैसे निकाला 6, ठीक है। The minimum magnification produced by a simple microscope of focal length 5 centimeter is, So 1 plus 25 by 5. ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपको डी पता है, डी 25, 1 प्लस 25/5, तो 5 आ गया, 1 प्लस 6। ठीक है, ओके। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप देखोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बट उसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा नहीं। आपको बस याद रखना है, तो बस उसका जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है, मैग्नीफाइंग पावर जो है, वो याद रखें, रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, या जेई के लिए आप छोड़ सकते हो, सीबीएसई में पूछता नहीं है, सीबीएसई में ज़्यादा आप इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, अगर आपको जेई के लिए अगर रखना भी है, तो बस मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है उतना याद रखोगे तो आपको काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी इस रे ऑप्टिक्स में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी PIR,
अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ निकालना। ठीक है। हमने जो प्रिज्म पढ़ा वो पढ़ा। इन 3 टॉपिक से यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन टू कम इन योर रे ऑप्टिक्स इन योर जेई। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ पीवाईक्यू निकालता हूँ जो 2025 में आए हुए हैं, एंड वी विल सी क्या हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। जो मैं जो जो लास्ट ईयर ही आए हुए हैं वही निकालता हूँ। इसलिए मैं सम टाइम। ओके, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में से आपके पास 2002 से 2025 के बीच में आपके पास कितने क्वेश्चन है? आपके पास 41 क्वेश्चन है। ठीक है। यह टोटल 41 क्वेश्चन जो सिर्फ रे ऑप्टिक्स से 2002 से 2025 के बीच में है, जो जेई मेंस में आए हैं। ठीक है। आ जाओ एक एक करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये 2025 में 7 अप्रैल में आया हुआ है कि टू थिन कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 centimeter and 10 centimeter are placed coaxially 10 centimeter apart। ठीक है। आपसे पूछा पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। बताओ। कल ही पढ़ाया था। बताओ। सर D10D। डी 10D। ओके। हाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन करो। तो 10D इज द करेक्ट आंसर। A lens having refractive index of 1.6 has focal length of 12 centimeter when it is in air। ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस when it is placed in when it is placed in water। ठीक है। और आपको क्वेश्चन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.28। ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपको 355 मिलीमीटर, 655 मिलीमीटर, 288 मिलीमीटर, 555। ठीक है। जेई 2025 का क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a
थिन convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter respectively. Focal length of lens is 12 centimeter. आपसे पूछा है म्यू निकालना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लेंस। ऑप्शन ए 1.4, ऑप्शन बी 1.8, 1.5, चलो सर ये पहले का तो 288 और पहले का 288 आ गया। चलो ठीक है। फिर C 1.5। सी 1.5। ओके, सी 1.5 आई थिंक इज करेक्ट। ठीक है, 1.5 इज करेक्ट। ओके, पहला क्वेश्चन करो। अरे ये क्या हो गया? मुझे लगता है मेरा पेन इज डिस्चार्ज। ओके ठीक है, ठीक है मैं ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है, रे ऑप्टिक्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट, वी विल स्टार्ट रे ऑप्टिक्स मे बी 30-31 तक, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये भी कल भी खत्म हो सकता है, कल। ठीक है, आपका क्या काम है आज? आप रे ऑप्टिक्स के PYQ के, जो रे ऑप्टिक्स में आए हुए कुछ 41 क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, जो रे ऑप्टिक्स के हैं 2002 से लेकर 2025 तक में। वो सारे क्वेश्चन देखो क्या आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इतना भी आप देख रहे होंगे, लेंस मेकर फार्मूला, प्रिज्म वाला फार्मूला, अपरेंट डेप्थ, डेप्थ रियल डेप्थ, मिरर फार्मूला, है ना, ये 5-6 फार्मूला है, वही वही फार्मूला यूज होंगे, तो उसी फार्मूला पे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये जितने भी अभी हमने 2-3 क्वेश्चन करे सब 2025 में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है। बस आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। जैसे प्रिज्म है तो क्या क्या फॉर्मूला है, सर लेंस मेकर फॉर्मूला है तो क्या फॉर्मूला है, ठीक है सर, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या क्या, डी इक्वल टू जो जो फॉर्मूला आया था उसमें तो क्या क्या फॉर्मूला है। तो वो बस फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। पावर में डायोप्टर होता है, फोकल लेंथ हम मीटर में लेते हैं, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, डी इक्वल टू टी इंटू 1-1/μ, है ना, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये सब जो फॉर्मूलाज है बस आपको दिमाग में रहने चाहिए। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि जेई मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो उससे फॉर्मूला बेस आएगा। पहला अपना टारगेट है जेई मेंस निकालना अच्छे नंबर से, या जेई मेंस में तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस आएगा। तो अभी जो जेई मेंस के लिए फोकस मारो, फॉर्मूला सब दिमाग में रखो और उसको अप्लाई कैसे करना वो याद है। ठीक है, चलो वी विल स्टॉप इट। एंड फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, केमिस्ट्री अभी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके जितने भी PYQs आए हुए सब सॉल्व करो। वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो आपकी NCERT बुक है उसको एक उसको दोबारा पढ़ो, चैप्टर्स को जिन जिन चैप्टर में आपको आप कंफर्टेबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपको केमिस्ट्री दिलाएंगे। चलो ठीक है, आज स्टॉप, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, बाय।